वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम सीबीएसई 12th इंग्लिश एग्ज़ाम्स 2023 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने पब्लिश किया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही साथ उस क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उनके आंसर्स आप लोगों ने कैसे लिखने हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल हिंदी, प्लेन हिंदी में होने वाला है। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को आंसर लिखने में। आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या लिखना है, व्हाट टू राइट, और कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, और साथ ही साथ हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। ठीक है, अब ये वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड हम लोग पूरे क्वेश्चन को समझेंगे, पूरे पैसेज को समझेंगे, आंसर लिखेंगे और आंसर को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सीबीएसई ने जो फ्रंट पेज पर डिटेल्स दी है एसक्यूपी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के, उसको देख लेते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022-23 इंग्लिश कोर 301, यहाँ क्लास 12th के लिए है। 3 आवर्स का टाइम है आपके पास और 80 मार्क्स है। ओके, अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में है 15 मिनट ये टाइम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए दिया जाएगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन है 3 सेक्शंस रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। अगली वाली है अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस हिसाब से आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना है। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शन और ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड, और सही से क्वेश्चन नंबर लिखना है। अब यहाँ पर देखो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, 20 मार्क्स के लिए होगा ये। और ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये 10 मार्क्स के लिए रहेगा। और यहाँ पर हम लोग पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, आप लोग पहले पैसेज को पढ़ लो, आपको आंसर समझ में आ जाएंगे कि क्या हैं और कहाँ पर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। घोस्ट नेट्स आरंट सुपरनैचुरल। जो घोस्ट नेट्स हैं वो सुपरनैचुरल नहीं है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है घोस्ट नेट्स क्या हैं। ये फिशिंग नेट्स होती हैं जो अब यूज़ नहीं हो रही। मान लो आप फिशिंग के लिए गए और वहाँ पर आपने अपनी जो मछली पकड़ने की चीज़ें थी वहाँ पर छोड़ दिए, अब उनका कोई चीज़ों का मालक नहीं है, तो वो घोस्ट नेट्स बन जाती हैं। ठीक है, बट दे आर लेजिटिमेटली स्कैरी। लेकिन ये वाली जो चीज़ें रहती है जो लोग समुंदर किनारे, दरिया किनारे छोड़ आते हैं, तो वो लेजिटिमेटली यानी रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो काफ़ी भयानक हैं। अ घोस्ट नेट इज़ अ फिशिंग नेट। असल में ये एक फिशिंग नेट होती है, मछली पकड़ने की नेट होती है। दैट्स बीन लॉस्ट और अबैंडन्ड इन द ओशन, जिसे कि या तो लोगों ने खो दिए हैं या फिर वहाँ पर छोड़ के आ गए हैं समुंदर किनारे या फिर समुंदर में। दे आर वन पर्टिकुलरली appalling part of the global ghost fishing problem। और ये नेट्स, घोस्ट नेट्स, जिन्हें लोगों ने वहाँ पर छोड़कर आ गए हैं, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, which includes fishing gear abandoned in the water। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारी मुराद है, हमारा मीनिंग है जो फिश पकड़ने के लिए यूज़ होती हैं। Any net or line left in the ocean can pose a threat to marine life। ऐसी कोई भी नेट या लाइन जो कि समुंदर में, ओशन में छोड़ी गई है, तो वो एक थ्रेट है। ठीक है, जस्ट बिकॉज अ नेट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड बाय फिशर्स डजंट मीन इट स्टॉप्स वर्किंग। अब मान लो एक फिशरमैन है, एक मछुआरा है, उसने समुंदर में अपना जाल फेंक दिया, उसे लगा कि ये ख़राब है, टूट गया, डैमेज्ड है, लेकिन उस सूरत में भी वो जाल, वो नेट वहाँ पर जो मरीन लाइफ है उसके लिए काफ़ी हैजर्डस है, रिस्की है, डेंजरस है। दीज नेट्स कंटिन्यू टू ट्रैप एवरीथिंग इन देयर पाथ। ये टूटे फूटे जो घोस्ट नेट्स हैं ये अब भी थोड़ा बहुत काम करते हैं और मरीन लाइफ के लिए डेंजर क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटिंग अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ ऑफ आवर ओशन एंड मरीन लाइफ। इससे जो ओशन लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, तो उसको काफ़ी ख़तरा होता है। ओके, अब देखो एग्जाम्स में ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे, तो उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो समझ गया उतना आप लोगों ने उस पर फोकस करना है, और जो समझ में नहीं आया उसको थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने पोस्टपोन करना है, बाद में देखते हैं बोलकर। घोस्ट नेट्स इंटेंगल सी टर्टल्स। क्या फंसते हैं इन घोस्ट नेट्स में? सी टर्टल्स फंस जाते हैं, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइजेस। पोर्पोइजेस क्या होता है? एक डॉल्फिन जैसी फिश होती है। ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं इन घोस्ट नेट्स में। बर्ड्स, शार्क्स, सील्स एंड मोर।
अपार्ट फ्रॉम कैचिंग फिश, मछली के अलावा इतनी सारी चीज़ों को एक घोस्ट नेट से धोखा होता है। The nets keep animals from moving freely, cause injuries and keep mammals and birds from rising to the surface for air. ये जो नेट्स होती हैं इससे एनिमल्स सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते, उन्हें चोट लगती है, और जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं तो वापस सरफेस पे नहीं आते। आपने देखी होंगी ऐसी क्लिप्स जिसमें बर्ड्स पानी में डाइव लगाते हैं और फिश वगैरह पकड़कर ऊपर आते हैं, लेकिन एक बार नीचे जाने के बाद अगर ये एनिमल्स, ये बर्ड्स अटक गए तो फिर वो वहीं पर रह जाते हैं, वो एयर के लिए वापस सरफेस पे नहीं आ सकते। सिंस हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स कैन बी कॉट इन अ सिंगल नेट, एक नेट हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स के लिए रिस्की है। दिस थ्रेट इज़ मॉन्यूमेंटल, तो ये वाला रिस्क कैसा है? मॉन्यूमेंटल है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। द घोस्ट नेट्स हार्म कोरल रीफ्स टू, और इन घोस्ट नेट्स से कोरल रीफ्स को भी नुकसान होता है। कोरल यानी स्टोन जैसा सब्सटेंस, कुछ एनिमल्स का स्केलेटन होता है एक्चुअली ये। ब्रेकिंग कोरल्स, एक्सपोजिंग देम टू डिसीज एंड इवन ब्लॉकिंग द रीफ्स फ्रॉम नीडेड सनलाइट, जो सनलाइट की ज़रूरत होती है तो वो भी पहुंच नहीं पाता है इसकी वजह से, ठीक है। घोस्ट नेट्स आर ऑल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओशन प्लास्टिक्स क्राइसिस। ओशन में जो प्लास्टिक का रिस्क है, डेंजर है, उसके लिए भी नेट्स काफ़ी जो है तो बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी ओशंस में जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम हो रहा है, प्लास्टिक स्टोर हो रहा है, तो उसमें एक बड़ी क्वांटिटी घोस्ट नेट्स की है। मोस्ट मॉडर्न नेट्स आर मेड ऑफ नाइलॉन और अदर प्लास्टिक कंपाउंड्स। ज़्यादातर जो मॉडर्न नेट्स हैं अभी जो फिशरमैन यूज़ करते हैं तो वो नाइलॉन की या दूसरी प्लास्टिक कंपाउंड से बनी होती हैं। दैट कैन लास्ट फॉर सेंचुरीज़, और ये कितने दिन तक टिकती हैं? कई सौ साल तक ये रहती हैं। अकॉर्डिंग टू अ 2018 स्टडी इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स, एक स्टडी के हिसाब से घोस्ट नेट्स मेकअप एटलीस्ट 46% ऑफ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, ठीक है। कहाँ पर है ये कचरे का ढेर? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो 46% इसका क्या है? घोस्ट नेट्स है, ठीक है। दोज अबैंडन्ड फिशिंग लाइन्स एंड नेट्स दैट डू ब्रेक डाउन नेवर गो अवे। ऐसी जो घोस्ट नेट्स होती हैं, फिशिंग लाइन्स होती हैं जो टूट फूट जाती हैं, तो वो टूटने के बाद तुरंत डिज़ोल्व नहीं हो जाती, एंड नहीं हो जाती। फिर क्या होता है? दे जस्ट बिकम स्मॉलर पीसेस ऑफ प्लास्टिक, वो केवल छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती हैं। मरीन एनिमल्स मिस्टेक दिस माइक्रोप्लास्टिक फॉर फूड एंड ईट इट, और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? इन बारीक प्लास्टिक के पार्ट्स को वो समझते हैं कि ये हमारा फूड है और वो खा लेते हैं उसको। विच कैन हार्म इंटरनल ऑर्गन्स, जिससे मरीन एनिमल्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स है तो उनको डैमेज होता है। कीप दम फ्रॉम ईटिंग एंड एक्सपोज दम टू टॉक्सिक केमिकल्स, और फिर इससे उन्हें जैसा रिस्क बढ़ जाता है, एक्सपोज हो जाना यानी रिस्क उनका बढ़ जाता है टॉक्सिक केमिकल्स के लिए। और कीप दम फ्रॉम ईटिंग यानी इसके बाद वो कुछ खा नहीं पाते हैं। एक्सरसाइजिंग घोस्ट नेट्स, अब यहाँ पर ये एक्सरसाइजिंग नहीं है, एक्सरसाइजिंग का एक्चुअल मीनिंग होगा बाहर निकालना। इन घोस्ट नेट्स को बाहर निकालना from our oceans will require commitment, cooperation and innovation। काफ़ी कमिटमेंट की, एक दूसरे की हेल्प करने की, नए नए मेथड्स लाने की हम लोगों को ज़रूरत है ताकि हम लोग घोस्ट नेट्स से हमारे ओशंस को खाली कर सकें। Many groups are working to remove ghost nets, कई सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं इसके लिए from the sea and are collaborating with local fishers, और वो जो लोकल के मछुआरे हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई टारगेट एरियाज़, और इसमें गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है ताकि वो टारगेट कर सके ऐसे एरिया को। एंड रिमूव एज मैनी नेट्स एज पॉसिबल, और वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नेट्स को रिमूव करना पॉसिबल हो तो वो नेट्स को रिमूव करें। इन 2015 अ सिंगल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF लेड मिशन इन द बाल्टिक सी हाउल्ड अप। 2015 की बात है कि WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा चलाया गया एक मिशन था। उन्होंने क्या किया? हाउल्ड अप। हाउल्ड अप का मीनिंग होगा बाहर फेंकना। टन्स ऑफ नेट्स, रोप्स एंड अदर मटीरियल, ओके। To stop these nets from becoming ghosts in the first place, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऐसी टूटी फूटी हुई डैमेज्ड नेट्स होती हैं या फिशिंग का जो सामान होता है
तो उन्होंने घोस्ट नेट्स नहीं बनना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेट फॉर फिशिंग गियर दैट कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स ओनर। तो एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि जब कोई बंदा दुकान से नेट ले या मछली पकड़ने का कोई भी सामान ले तो उस पर हम एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकते हैं कि इसका ओनर कौन है। सो एनीवन डंपिंग नेट्स कैन बी फाइंड, और फिर वो बंदा अगर उस चीज़ को समुंदर में, दरिया में, नदी में फेंक देता है तो पता लगेगा कि ये चीज़ इसकी है। मान लो आपके पास एक बाइक है, आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े करते हैं जहाँ पार्किंग नहीं है, ठीक है, तो ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, इसकी फ़ोटो लेते हैं और आपको फ़ाइन होता है उस नंबर प्लेट की वजह से, बराबर है। तो ऐसी कोई ट्रैकिंग डिवाइस अगर फ़िशिंग नेट्स में लगाई जाए, फ़िशिंग के जो भी गियर्स होते हैं उनमें लगाई जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एंड रिफंडेबल डिपॉजिट्स ऑन नेट्स टू एनकरेज रिटर्निंग और रिसाइकलिंग रादर देन लिटरिंग। या फिर अगर कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि भैया जो कोई भी नेट्स को वापस ला करके देगा, लावारिस नेट्स को, जिनका कोई ओनर नहीं है ऐसी नेट्स को, तो उनको कुछ पैसे मिलेंगे, तो इससे भी बेनिफिट हो सकता है। टूल्स लाइक सोनार रिफ्लेक्टर्स, कुछ सोनार रिफ्लेक्टर्स जैसी मशीनें होने चाहिए। सोनार कहते हैं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने का जो सिस्टम होता है उसको, ठीक है, दैट कैन मेक घोस्ट नेट्स ईजियर टू फाइंड, जिससे कि घोस्ट नेट्स को ढूंढना आसान हो जाए। एंड वर्किंग विथ स्मॉल स्केल फिशरीज टू डेवलप मोर सस्टेनेबल फिशिंग गियर एंड प्रैक्टिसेस आर अदर सजेशंस। और ऐसे ही कई मशवरे हैं, सजेशंस हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ ओनली बाय अटैकिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड्स। घोस्ट नेट्स का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, सब साइड से उस पर अटैक करना चाहिए, यानी उसको अच्छे से हमने हैंडल करना चाहिए। टुगेदर विथ कंजर्वेशन पार्टनर्स, फिशर्स एंड सपोर्टर्स वी कैन बैनिश, हम बंद कर सकते हैं घोस्ट नेट्स एंड प्रोटेक्ट आवर ओशंस, और हमारे ओशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से एग्जाम्स में एक बार रीडिंग कर लेनी है, आपको चिल्ला के नहीं पढ़ना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस खुद समझ लेना है, ओके। अब इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए, 1/10 यानी 10 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट आई कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सबसे पहले है हमारे पास में सेंटेंस, ये मान लो एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है और इन चारों में से कोई एक आएगा। घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो, इन्हें घोस्ट नेट्स कहते हैं बिकॉज दे, क्यों कहते हैं, काउज मच हार्म टू द मरीन लाइफ, उससे नुकसान होता है। आर फंक्शनल दो नॉट इन यूज़ बाय फिशर्स, फिशर लोग इसे यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, उन्होंने फेंक दिए हैं, तब भी इससे मतलब ये काम करते रहते हैं। आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, इनका कोई मालिक नहीं है। एक्ट एज अ स्नेयर फॉर ऑल एनिमल्स इन ओशन, और ये एक स्नेयर के तौर पे काम करते हैं, ट्रैप के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सही आंसर होना चाहिए आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, कि ये मतलब इनका कोई ओनर नहीं है, ठीक है। घोस्ट नेट्स यानी अब उनको फेंक दिए हैं, उनका कोई ओनर नहीं है, एक आत्मा नहीं घूमती रहती है घोस्ट, उसके पास बॉडी नहीं है अब, ओके। अगला है कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू द घोस्ट नेट्स in paragraph 1 as a health problem for the oceans. Ghost nets oceans के लिए health problem है, फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे लगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं इससे रिलेटेड आंसर, The ghost nets cause immense trouble for marine life. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मरीन लाइफ के लिए ghost nets काफ़ी बड़ी दिक्कत है, काफ़ी बड़ा इशू है। It is one of the biggest threats for aquatic animals. पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड है लिस्ट द 2 ways being entangled in a ghost net is likely to impact a walrus. ये वाला जो एनिमल है यहाँ पर, ये वॉलरस है, तो आपको बताना है कोई 2 ways जिससे वॉलरस नेट्स में फंस के प्रॉब्लम में आ सकता है। क्लू है थिंक अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल अ वॉलरस इज़, ज़रा सोचो वॉलरस किस टाइप का एनिमल होता है। तो यहाँ पर हमें इसके जो सामने 2 बड़े दांत दिख रहे हैं, इसको लेकर के हम कुछ पॉइंट डेवलप करके लिख सकते हैं कि भैया ये अपने दांतों की वजह से नेट में फंस सकता है। आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आई थिंक अ वॉलरस माइट गेट कॉट इन घोस्ट नेट्स स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स टीथ। याद रखो एक रहा तो टूथ लिखना है आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो जो प्लूरल होंगे तो टीथ। अ वॉलरस हैज़ लंग्स,
और एक वॉलरस के लंग्स होते हैं, बराबर है, फेफड़े होते हैं। सो इट हैज़ टू कम ऑन वाटर सरफेस फॉर एयर स्टोरेज। तो इसको लंग्स होने की वजह से हर थोड़े टाइम के बाद पानी की सरफेस पर आना है ऊपर। इफ़ इट गेट्स काउट इन घोस्ट नेट्स इट वुड डाई देन एंड देयर। और मान लो ये एयर लेने के लिए सरफेस पर आता है और वहाँ पर ये नेट में फंस जाता है, तब फिर मतलब इसका मरना तो पक्का है। फोर्थ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द अपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का अपोजिट क्या होना चाहिए? फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन पैराग्राफ 2, अनइम्प्रेसिव, मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का मीनिंग होगा इम्पॉर्टेंट, ओके। एक्सपोजिंग यानी सामने लाना, या थ्रेट यानी डेंजर। हम लोग सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं मॉन्यूमेंटल, क्योंकि नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट से बना है, जिसका मतलब होता बहुत इग्नोर कर देना, मामूली समझकर छोड़ देना। और मॉन्यूमेंटल का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, मॉन्यूमेंटल यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ओके। फिफ्थ है द राइटर वुड नॉट अग्री विथ द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट। जो राइटर है वो इन स्टेटमेंट्स से एग्री नहीं होंगे, किसके सिवा? एक्सेप्ट यानी इनके सिवा। ए मोस्ट घोस्ट नेट्स टेक अ फ्यू ईयर्स टू कम्प्लीटली डिसइंटेग्रेट। ज़्यादातर जो घोस्ट नेट्स हैं उनको डिसइंटेग्रेट होने के लिए कई साल लग जाते हैं, ठीक है। बी है घोस्ट नेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये भी पढ़े थे हमने। मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मरीन एनिमल्स अपॉन डिसइंटेग्रेशन। कई सारे जो घोस्ट नेट्स होते हैं इनसे खाना मिलता है, ठीक है। जब घोस्ट नेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं तब इनसे खाना मिलता है मरीन एनिमल्स को। और डी है घोस्ट नेट्स कैन कर्टेल फ्रीडम ऑफ मरीन एनिमल्स। और जो घोस्ट नेट्स हैं इनसे मरीन एनिमल की फ्रीडम जो है तो कर्टेल होती है। अब यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं सी, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता कि जो प्लास्टिक ओशन में है तो वो एनिमल्स के लिए खाना है, तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाते हैं। मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मरीन एनिमल्स अपॉन डिसइंटेग्रेशन। याद रखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट आपने चूज़ करना थी जिससे राइटर एग्री नहीं होगा, ठीक है। सिक्स्थ है some records share that fishing nets used to be made of common rope using natural fibers prior to the 1960s। कुछ रिकॉर्ड से हम लोगों को पता चलता है कि जो फिशिंग नेट्स थे तो वो कॉमन रोप से बनते थे नेचुरल फाइबर यूज़ करके। बट ये कब की बात है? ये बात है 1960s के पहले की, प्रायर यानी पहले की। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 3 लिस्ट वन मेजर एडवांटेज that these had over the fishing nets being used in present times। आपको क्या लगता है ये वाली जो नेट्स बनती थी पुराने ज़माने में, ठीक है, तो ये आज की नेट्स से बेहतर है? थोड़ा लिखो उसके बारे में। हम लोग आंसर में लिख सकते हैं द बेस्ट एडवांटेज ऑफ रिप्लेसिंग मॉडर्न फिशिंग नेट्स विद द ओल्ड वंस वुड बी। सबसे बढ़िया फ़ायदा जो हमारा होगा, आज की जो नेट्स हैं फिशिंग नेट्स उनको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं और पुरानी नेट्स वापस मार्केट में लाते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? दैट दे वुड बायोडिग्रेड देमसेल्व्स, कि ऐसी नेट्स ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेड होंगी, उनको उनका इशू नहीं रहेगा कि ये सेंचुरीज तक सर्वाइव कर रही हैं प्लास्टिक जैसी। इंस्टेड ऑफ कॉजिंग ट्रबल्स फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, और सेल्फ बायोडिग्रेडेबल जो नेट्स रहेंगी तो वो एक रिस्क नहीं रहेगा एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ओके। सेवेंथ है Why is it fair to say that commitment and innovation have to go hand in hand? ऐसा कहना सही क्यों है कि कमिटमेंट और इनोवेशन इन्होंने साथ साथ होना चाहिए? To rid the oceans of ghost nets, अगर हमें हमारे ओशंस को घोस्ट नेट्स से दूर करना है, बराबर है, तो फिर कमिटमेंट और इनोवेशन साथ में क्यों होने चाहिए? आंसर में लिख सकते हैं हम लोग दिस प्रॉब्लम वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिजॉल्व्ड, कि भैया सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम कोई आधे घंटे में सॉल्व होने वाली है नहीं, इसके लिए हमें क्या लगेगा? कमिटमेंट लगेगा, है ना। सो परसिवरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो परसिवरेंस ज़रूरी है, कंटिन्यू काम करना, लगे रहना ज़रूरी है। वी विल हैव टू फिगर आउट न्यू वेज एंड स्ट्रैटेजीज, हमें नए नए तरीके ढूंढने होंगे, नई नई जो प्लान्स है वो लाने होंगे सामने
टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ताकि हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें, सर्व इनोवेशन, इसलिए इनोवेशन ज़रूरी है। हम एक पुरानी टेक्निक लाते हैं कि हम लोग एक शिप लेकर के ओशन में जाएंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। कमिटमेंट भी चाहिए लेकिन साथ में इनोवेशन चाहिए। इनोवेट यानी नए नए तरीके ढूंढना। ओके, बोथ परसिवरेंस एंड इनोवेशन आर इम्पॉर्टेंट। तो दोनों चीज़ें, परसिवरेंस भी इम्पॉर्टेंट है और मतलब कमिटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और इनोवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, 8th है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट इन्फेरेंस। इन्फेरेंस यानी क्या नतीजा, कंक्लूजन निकालते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। द राइटर कोट्स द एग्जाम्पल ऑफ द WWF लेड मिशन। यहाँ पर लेखक ने एक एग्जाम्पल दी है WWF द्वारा चलाए गए मिशन की। इन द बाल्टिक सी, पैरा 4 में, इन ऑर्डर टू, काय के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने क्या करना चाहते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं, ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट। लेखक चाहते हैं कि वो हमारा ध्यान खींचे, किधर खींचे, दैट द प्रॉब्लम इज़ रियली बिग एंड सीवियर, कि ये प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और सीवियर यानी ये डेंजरस है, ख़तरनाक है। 9th है, हाउ कैन द सॉल्यूशंस सजेस्टेड इन पैराग्राफ 5 बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। पैराग्राफ 5 में जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। वे प्रैक्टिकल हैं, हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें अमल में ला सकते हैं। प्रेजेंटेबल हैं, पॉपुलर हैं, या प्रेजुडाइज्ड हैं। प्रेजुडाइज्ड का मीनिंग होगा नॉट जस्ट, यानी ये इंसाफ वाले नहीं हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल हैं। लेखक ने जो सॉल्यूशंस हमारे सामने रखे हैं वो प्रैक्टिकल हैं, सीधा सीधा बोले तो करे जैसे हैं। कोई बात है जिसे हम कहते हैं कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, यानी ये होती रहती है, ये करे जैसी बात है, कॉमन सी बात है। 10th है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। हमने जो पैसेज पढ़े हैं उसके लिए आपके हिसाब से क्या टाइटल सही रहेगा। द स्केरी साइट ऑफ घोस्ट नेट्स, भयानक साइट घोस्ट नेट्स की। घोस्ट नेट्स, अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस। सी, घोस्ट नेट्स, अ मीनेस टू मरीन लाइफ। और डी, वेज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट नेट्स। सीधा सीधा अगर हम लोग कहें तो ये सबसे बढ़िया लगता है, घोस्ट नेट्स, अ मीनेस टू मरीन लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर मीनेस का मीनिंग क्या होगा, मीनेस का मीनिंग होगा डेंजर। ओके दोस्तों, ये था क्वेश्चन फर्स्ट 12th इंग्लिश CBSE 2023 एग्जाम्स के लिए आप लोगों का CBSE का जो रिकमेंडेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, लाइक कमेंट करें वीडियो को, एटलीस्ट कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।